एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों, और इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है और इससे बहुत सारे सवाल क्रिएट होते हैं, इसलिए बोर्ड पर नज़र रखेंगे। 100% की गारंटी है। एक बार आप पूरा वीडियो देखेंगे, इससे रिलेटेड हर सवाल मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, 11th हो, 12th हो, है ना, आसानी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसलिए बारीकी से बोर्ड पर पूरा देखिए, है ना, तभी समझ में आएगा। क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं, हिंदी की किताब तो है नहीं कि रोज़ कहानी बताया जाएगा और आपको आसानी से समझ में आएगा, है ना। इसलिए कोई भी चीज़ को देखिए तो पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। तो कम समय लेते हुए बच्चों हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। थर्मल मीन्स होता है हीट, टेम्परेचर। स्टेबिलिटी मीन्स स्थायित्व, है ना। हीट देने के बावजूद भी कोई कंपाउंड अगर नहीं टूट रहा है तो उसका स्टेबिलिटी अधिक है, और हीट देने के बाद कोई कंपाउंड आसानी से ब्रेक हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी उसका कम है। हमेशा याद रखिएगा, अधिक हीट स्टेबिलिटी अधिक, कम हीट स्टेबिलिटी कम, है ना। यानी इसका मतलब होता है स्टेबिलिटी टुवार्ड्स हीट, टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। टेम्परेचर। अब कहता है थर्मल स्टेबिलिटी दो प्रकार के कंपाउंड में होता है, एक आयनिक होता है और दूसरा कोवैलेंट होता है ना। इसको दो पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। पहला है कोवैलेंट और दूसरा है आयनिक, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, है ना, जिसमें दो महत्वपूर्ण बॉन्ड हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच शेयरिंग होता है। नॉन मेटल नॉन मेटल, है ना, यानी इसमें शेयरिंग होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल, है ना। दो अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। आयनिक में हम लोग देखते हैं इसमें मेटल भी होता है प्लस नॉन मेटल भी होता है, यानी दोनों प्रकार के, मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट, मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ लिख देते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट, है ना। इसमें दो तत्वों के बीच दो एलिमेंट, एक नॉन मेटल होना चाहिए और दूसरा मेटल देगा, नॉन मेटल लेगा, है ना। लेकिन इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल लिखेंगे, नॉन मेटल, क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट नॉन मेटल होता है, उसमें एक मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल होता है। कहता है कोवैलेंट कंपाउंड जो बनता है बच्चों, उसमें थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, हमेशा याद रखिएगा। और बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड को ब्रेक, यानी किसी कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है, बंधन जिसको कहते हैं, उसको तोड़ने में जिस एनर्जी का इस्तेमाल होता है उसको बॉन्ड एनर्जी। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी होगा उतना ही अधिक थर्मल स्टेबिलिटी, उस बॉन्ड को तोड़ने में हीट लगेगा, है ना। और ज़्यादा हीट लगेगा, स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होगा।
कहता है कि आयनिक में जो है बच्चों, आयनिक में दो पार्ट होता है ना, दो पार्ट होता है। एक को कहते हैं मोनो एटॉमिक और दूसरे को कहते हैं पॉली एटॉमिक, है ना। मोनो एटॉमिक में हम लोग आ जाते हैं जिसमें एक एटम हो, है ना, जैसे S-2 है, N-3 है, O-2 है, H-1 है, Cl- है जिसमें एक एटम हो, है ना। पॉली एटॉमिक में SO4-2, काउंटिंग कीजिए कितना एटम है, तो ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 5 एटम है। CO3- है, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन। NO3- है, नाइट्रेट आयन, है ना। CN- है, साइनाइड आयन, फॉस्फेट। PO4-3 ETC। अब कहता है मोनो एटॉमिक जो होता है इसमें थर्मल स्टेबिलिटी TS जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है लैटिस एनर्जी, लैटिस ऊर्जा के सीधा समानुपाती होता है। और लैटिस ऊर्जा क्या है, तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये गैसियस स्टेट में हो गया, गैसियस स्टेट में हो गया। इसको हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं NaCl, है ना, नॉर्मल साल्ट जिसका यूज हम लोग पर डे करते हैं। ये सॉलिड स्टेट हो गया, सॉलिड स्टेट, है ना। इसके साथ जो ऊर्जा रिलीज होता है उसको कहते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। तो कहता है कि लैटिस एनर्जी अगर अधिक है थर्मल स्टेबिलिटी भी अधिक होगा, सीधा समानुपाती। लेकिन इस पार्ट में पॉली एटॉमिक में कहता है TS थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली होता है, किसके, पोलराइजेशन के, पोलराइजेशन के, है ना, हमेशा याद रखिएगा। तो बच्चों आज जो है हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड को देखते हैं, अगले वीडियो में ये देखेंगे, लेकिन देखिएगा जरूर, बहुत ही सवाल क्रिएट होता है, तो बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कोवैलेंट में। कोवैलेंट बच्चों बारीकी से नज़र रखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, है ना, तभी आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन भी बनेगा। कोवैलेंट, कोवैलेंट में क्या होता है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, है ना, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है। थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है बच्चों बॉन्ड एनर्जी के सीधा समानुपाती होता है ना। तो हम लोग नॉन मेटल और नॉन मेटल जो होता है बच्चों पी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है वो नॉन मेटल होता है। तो हम लोग बारी बारी से सभी एलिमेंट से जो कंपाउंड बनता है उसमें थर्मल स्टेबिलिटी को देखते हैं कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। जैसे पहला है बोरन, है ना, बोरन, इसके बाद है एल्यूमिनियम, इसके बाद है गैलियम, इसके बाद है इंडियम, है ना। ए बनाता है BCl3, AlCl3, गैलियम Cl3, InCl3, है ना। हमेशा याद रखिएगा ऊपर से नीचे जब आता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है डिक्रीज करता है ना, नॉन मेटालिक यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगा। और जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और उस बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा हीट लगेगा, यानी सबसे अधिक बोरन है तब एल्युमिनियम है तब गैलियम है तब इंडियम है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे BCl3, AlCl3, GaCl3, InCl3, है ना। इसी के साथ फिर हम लोग लेते हैं दूसरा ग्रुप के एलिमेंट, कार्बन को लेते हैं। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, SN18।
ए बनाएगा CH4 मीथेन, ए बनाएगा SiH4, ए बनाएगा GeH4, ए बनाएगा SnH4, है ना। ऊपर से नीचे क्या बच्चों, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। जो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, है ना, दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण ये जब भी ओवरलैपिंग होगा S और P, है ना, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी CH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सभी में 4 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन इसका जो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे CH4 SiH4 GeH4 SnH4, है ना। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं, कार्बन में देख लिए, अब नाइट्रोजन में देख लेते हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, Sb है। ए बनाएगा NH3 PH3 AsH3 SbH3, है ना। कहता है कि नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इसके बाद फास्फोरस है, आर्सेनिक है, Sb मनी है ना। तो ये क्या होगा, NH3 ग्रेटर होगा, PH3 ग्रेटर होगा, AsH3 ग्रेटर होगा, SbH3 ग्रेटर होगा। तो समझ में आया बच्चों, है ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन ग्रुप से, है ना। यहाँ इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आए। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है ना। ए बनाएगा H2O वाटर, है ना, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। H2S H2 यहाँ कर देते हैं H2TE, है ना। ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है दैन सल्फर, दैन सेलेनियम, दैन टेल्यूरियम, यानी ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। और जो जितना अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और उस बॉन्ड को तोड़ने में उतना ही अधिक हीट लगेगा, और ज़्यादा हीट लगेगा थर्मल स्टेबिलिटी अधिक होगा। यानी H2O ग्रेटर दैन H2S ग्रेटर दैन H2SE ग्रेटर दैन H2TE, है ना। अब बच्चों और देख लेते हैं, हाइड्रोजन फैमिली को देख लेते हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना। ए हाइड्रोजन फैमिली का सदस्य है। ए बनाता है F2, चाहे HF बोलिए, HCl बोलिए, HI बोलिए। ए बनाता है Cl2, ए बनाता है Br2, ए बनाता है I2, है ना। तो कहता है फ्लोरीन तो बच्चों पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ना। और इसमें जो है PP ओवरलैपिंग होगा, है ना, PP ओवरलैपिंग। इसमें फ्लोरीन जो है अधिक है, स्ट्रॉन्ग है, Cl2 है, इसके बाद Br2 है, इसके बाद I2 है। तो बच्चों आपको समझ में आया थर्मल स्टेबिलिटी। पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। और अगले वीडियो में यानी कल हम लोग पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड में थर्मल स्टेबिलिटी। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।